वर्षों के संघर्ष के बाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष के बाद हमें हजारों साल की गुलामी से मुक्ति मिली, उत्पीड़न से मुक्ति मिली। हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खुले, तरक्की के रास्ते खुले, नौकरी के रास्ते खुले, संसद विधानसभाओं में जाने के रास्ते खुले। लेकिन जो प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज को देना चाहते थे, वो तो 24 सितंबर 1932 को कहीं छिन गया। पूना पैक्ट बड़े दुखी मन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। वो जानते थे कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा तो उसमें सभी धर्म और जाति के लोग वोट डालेंगे, तो जो हमारा प्रतिनिधि चुन के जाएगा वो केवल हमारा नहीं होगा, वो जिस पार्टी से चुन के आया है उस पार्टी का गुलाम हो जाएगा। वो संसद विधानसभाओं के अंदर हमारे समाज की आवाज नहीं बनेगा। इसीलिए सरकारें हमारे सांसद और विधायकों के रहते हुए देश के ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचती जा रही है, और जो जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, उसमें देखिए फीस लाखों रुपए है। क्या सरकारें कॉलेजों से भी इनकम करेंगी? कॉलेजों को भी उन्होंने कंपनियां बना दिया, इंडस्ट्री बना दिया, कमाई का साधन बना दिया। आज शिक्षा, हायर एजुकेशन की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि पैसे के अभाव में हमारे लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बिक चुकी हैं, हमारे नौकरियों के रास्ते खत्म हो गए हैं। फिफ्थ पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। और तो और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में भी लेटरल एंट्री से ठेके पर भर्तियां हो रही हैं। तो जहां ठेके पे भर्ती होगी, लेटरल एंट्री होगी, वहां हकमारी किसकी होगी? इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की हकमारी होगी। लेकिन जब सरकारें सार्वजनिक उपक्रम बेच रही थी, शिक्षा को महंगा कर रही थी, लेटरल एंट्री लाकर हमारे लोगों के अवसर खत्म कर रही थी, ठेकेदारी प्रथा में हमारी नौकरियों को हड़प रही थी, क्या उस वक्त संसद के अंदर हमारे सांसद नहीं थे? क्या विधानसभाओं के अंदर हमारे विधायक नहीं थे? क्या हमारे लोग मंत्री नहीं थे? क्या उनको उस वक्त मजबूती से आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए थी? क्या ठेकेदारी प्रथा का जबरदस्त तरीके से हमारे सांसद और विधायकों को विरोध नहीं करना चाहिए था? काश वो सशक्त विरोध हुआ होता तो ये जो हमारी हकमारी हुई है शायद हम इसे बचा जाते। हम देख रहे हैं अनेकों जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है, खासतौर पर जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, कि वहां पे कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई आदिवासी है, कोई मुस्लिम है, अगर उस पे कोई मुकदमा दर्ज होता है, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। पहली बात तो यह कि क्या सरकारों को यह अधिकार कि जुर्म साबित हुए बिना किसी के घर पे बुलडोजर चला दो? जिसको आरोपी बनाया गया है उस घर में उसका परिवार रहता है, पता नहीं कितने लोग उसके पीछे होते हैं, और आप बुलडोजर चला के घर तोड़ देते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये काम भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पूरे देश में कर रही है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उस पर बोलना पड़ेगा। एक मुस्लिम मध्य प्रदेश के अंदर उनकी कम से कम 25-30 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर चला के गिरा दिया, मार्केट को गिरा दिया। आरोप क्या था? आरोप ये था वहां किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साधु ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ उनके कुछ बोला, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग एक जुलूस लेकर थाने को घेराव करने गए, ज्ञापन देने गए, नारेबाजी हुई, किसी शरारती तत्व ने पुलिस पे पत्थर फेंक दिया,
तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और जो नेतृत्व कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी करीब 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी को बुलडोजर चला के गिरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसके ऊपर जो आरोप लगा वो साबित हो गया? और अगर सरकारें ही पनिशमेंट दे देंगी तो फिर न्यायालयों की क्या जरूरत है, फिर जजों की क्या जरूरत है, वकीलों की क्या जरूरत है, फिर केस चलाने की क्या जरूरत है, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 में माइनॉरिटी को, मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए हैं, जो मौलिक अधिकार है। उनके तहत कानून की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, इसमें वकील हैं, जज हैं। इनको न्याय करने का अधिकार है, ना कि सरकार को न्याय करने का अधिकार है। सरकार जिसको चाहे बुलडोजर से गिरा देती है, जिसकी चाहे संपत्ति नष्ट कर देती है, गैर कानूनी है। सरकार इस पर रोक लगानी चाहिए। मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से नाजायज तरीके से अन्याय सरकार को नहीं करना चाहिए। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए, कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। कोर्ट को सजा देने का अधिकार है, सरकारों को या प्रशासन को सजा देने का हक किसने दे दिया? क्या ये देश के संविधान में भरोसा नहीं करते, देश के न्यायालयों में भरोसा नहीं करते? चुन चुन के आप लोग जाति धर्म देख के हमला करते हो, ये शर्मनाक है। और ऐसे में जहां एक तरफ शिक्षा महंगी करके हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली गई है, ठेकेदारी प्रथा से हमारे लोगों के नौकरी के अवसर छीन लिए गए हैं, ऐसे में 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आया, और उस जजमेंट में उपवर्गीकरण करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उपवर्गीकरण से होगा क्या? उसका कोई रोड मैप है क्या? क्या कोर्ट के सामने इस तरह का कोई सर्वे की रिपोर्ट थी क्या, कोई स्टडी रिपोर्ट थी क्या कि किस किस जाति की कितनी जनसंख्या है अलग अलग राज्यों में, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में, उस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, कितनी नौकरियां मिली, और जो जाति जिनको नहीं मिल पाया उसके कारण क्या है, क्यों नहीं मिल पाया, वो क्यों पीछे रह गए? क्या इस तरह की कोई स्टडी कोर्ट के सामने रखी गई? ऐसा तो कोई डाटा कोर्ट के सामने रखा नहीं गया। और जिस समाज के बारे में कोर्ट फैसला ले रहा है, जिसको उपवर्गीकरण करने की बात कर रहा है, कम से कम उस समाज को सुनवाई का मौका तो दे देते। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो मिलना चाहिए, हमें अपनी बात रखने का मौका तो मिलना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर अगर 28 जातियां हैं, हरियाणा के अंदर एससी में 78 जातियां हैं, यूपी के अंदर एससी के अंदर 100 से भी ज्यादा जातियां हैं, आप देख लीजिए कहीं भी जो वैकेंसीज निकलती है, कहीं पे 1 वैकेंसी शेड्यूल कास्ट की निकलती है, कहीं पे 2 निकलती है, कहीं पे 3 निकलती है। आप अगर उपवर्गीकरण कर भी देंगे तो अगर 3 वैकेंसी निकली हैं और आपने 2 वर्गों में अनुसूचित जाति को बांट दिया, और एक वर्ग के अंदर सपोज करो 30 जाति हैं और दूसरे वर्ग के अंदर सपोज करो 55 जाति हैं, दोनों में से एक एक वैकेंसी 2 ग्रुप में बांट दी, 55 जाति में से भी किसी एक को मिलेगी और 30 जाति में से भी किसी एक को मिलेगी, बाकी लोग तो वंचित रहेंगे ना। क्या उसका कोई तरीका कोर्ट ने सुझाया है या सरकार ने सुझाया? कैसे करेंगे, कैसे देंगे? ऐसी अनेकों जातियां हैं जिनका कोई एक भी उनका एक भी आदमी 4th क्लास की नौकरी तक में नहीं है। कैसे दोगे आप? न्याय होगा कैसे? और दूसरी बात, जब कोई एग्जाम होता है, कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें अप्लाई करने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता भी होती है। न्यूनतम योग्यता जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है, वो एग्जाम में बैठेगा। फिर एग्जाम देने के बाद एग्जाम में तो ये नहीं होता कि किस जाति को पास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का वर्गीकरण करके आरक्षण देने की बात कर रहा है, लेकिन जब तक
सभी जातियों के आंकड़े निकल करके नहीं आएंगे तब तक आरक्षण तरीके से लागू नहीं हो सकता है। जातिगत जनगणना सरकार को पहले करानी चाहिए, उसके बाद आंकड़े निकल करके आएंगे, तब सभी जातियों को जनसंख्या के हिसाब से 100% आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना आरक्षण दिया जाए। भारतीय संविधान भी कहता है कि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही बात राजेंद्र प्रसाद गौतम कह रहे हैं। एग्जाम देने के बाद पास तो वही होगा जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, अच्छा एग्जाम देगा। उसमें कोई जाति देख के थोड़ा ना पास किया जाएगा। तो फिर ये उपवर्गीकरण करने से क्या अनुसूचित जाति की जितनी जातियां हैं, क्या सबको मौका मिल जाएगा? क्या इस बात की स्टडी नहीं करवानी चाहिए थी पहले सुप्रीम कोर्ट को कि कौन से कारण है कि एससी अनुसूचित जाति की कई जातियां पीछे रह गई हैं? और दूसरी बात, क्या वास्तव में कई जाति पीछे रही है तो उसका कारण क्या कोई दूसरी जाति है? उसके कारण को तो देखना चाहिए था। तो पहले तो जाति की जनगणना होनी चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए, शैक्षणिक सर्वे होना चाहिए, जल जंगल जमीन में किसको कितना हक मिला वो होना चाहिए। और उसके बाद जब 4th क्लास जो आपने पूरी तरह आउटसोर्स कर दिया, पहले उसे सरकार के अधीन तो लाओ। जहां नौकरी मिल जाया करती थी वो आपने पूरा आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया।